हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे मोल के बारे में, और जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने थोड़ा सा आपको मोल के बारे में बताया। क्या क्या बताया, एक बार जल्दी से आपको रिकॉल कराता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एक मोल क्या होता है। तो एक मोल एक नंबर है। एक मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 थिंग्स होती हैं। मोल को हम चीजों को काउंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे दर्जन को यूज किया जाता है, ऐसे ही मोल को यूज किया जाता है। फिर मैंने बताया मोल लाने का रीजन क्या था, हमें कैलकुलेशंस को इजी करना था, स्पेस बचाना था। और उसके बाद मैंने आपको बताया ये मोल, ये जो नंबर है वो आया कहां से। तो ये आता है 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं हम उसको एक मोल बोलते हैं। ये डेफिनेशन बन जाती है मोल की। फिर मैंने आपको लास्ट में एक फॉर्मूला भी दिया था, एक तरीका ही बताया था मोल्स को फाइंड आउट करने का। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आज मैं आपको और भी नए तरीके सिखाने वाला हूं मोल को फाइंड आउट करने के। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो मान लीजिए मेरी नौकरी एक बैंक में लग गई है, और बैंक में मेरा जो काम है वो कैशियर वाला काम है, मतलब लोगों को पैसे देना और लोगों के पैसे जमा करना। तो एक दिन क्या हुआ, एक बंदा आया मेरे पास और बड़ा सा बैग लेके आया, बहुत बड़ा बैग लेके आया, बहुत ही बड़ा, आप ये समझ ले बहुत बड़ा बैग। और उसके अंदर सिक्के भरे पड़े हैं, और ये जो सिक्के हैं ये 1 रुपए के सिक्के हैं। और मुझसे बोलता है कि मुझे ये पैसे जमा करने हैं, डिपॉजिट करने हैं। तो पैसे डिपॉजिट करने हैं तो मैं ऐसे तो डिपॉजिट कर नहीं सकता, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। वो तो कुछ भी बोल सकता है, तो मुझे क्रॉस चेक करना है। लेकिन क्रॉस चेक कैसे करूं मैं, बहुत ज्यादा सिक्के हैं। अगर मैं उसको काउंट करने बैठ गया तो पूरा दिन मेरा काउंट करने में ही चला जाएगा, एक दिन में काउंट हो या ना भी हो, क्योंकि बैग बहुत बड़ा है। तो आप ये बताइए इसका कोई अल्टरनेटिव है, कोई दूसरा तरीका है जिससे मैं इन सिक्कों को बहुत जल्दी काउंट कर लूं? बता सकते हो? चलो एक हिंट देता हूं आपको। एक छोटी सी दूसरी सिचुएशन कंसीडर करते हैं। मान लो मेरे पास एक बैग है, और ये जो बैग है इस पूरे बैग का वजन 50 किलो है, और इसके अंदर ब्रिक्स हैं। और ये जो एक ब्रिक है ना, एक ब्रिक, इसका वजन है 2 किलो। तो आप ये बता सकते हो इसके अंदर कितनी ब्रिक्स हैं? बता सकते हो? यस, कितनी है? 25 ब्रिक्स है। तो टोटल वेट है उसको आपने एक सिंगल ब्रिक के वेट से डिवाइड कर दिया। तो इससे हमें क्या पता लग गया? नंबर ऑफ ब्रिक्स। कुछ ऐसा ही हम यहां पे भी कर सकते हैं। तो मुझे सिक्कों काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे बैग को उठाऊंगा और इसका वजन करूंगा। तो मान लेते हैं जो पूरा बैग है, ये जो पूरा बैग है, इस पूरे बैग का वजन आया, मान लेते हैं 20,000 ग्राम। 20,000 ग्राम मतलब आप मान लीजिए 20 किलो इसका वजन आ गया। ऐसा मान के चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पूरे बैग का वजन 20 केजी आ गया। 20 केजी मतलब 20,000 ग्राम। क्लियर है? तो इस पूरे बैग का वजन आया 20,000 ग्राम। और ये जो एक सिक्का है, फिर मैंने एक सिक्के का वजन चेक किया, तो 1 रुपए का जो सिक्का है उसका वजन मान लेते हैं आया 1 ग्राम। तो आप ये बता सकते हो यहां पे कितने सिक्के हैं या कितने रुपए हैं, ये बता सकते हो? यस, इजी है। तो यहां पे कितने रुपए हैं? 20,000। सिक्के कितने होंगे? 20,000 सिक्के होने वाले, और एक सिक्का 1 रुपए का है, तो इसलिए 20,000 रुपए। समझ में आ रही है चीज? तो हम चीजों को काउंट कर सकते हैं बिना काउंट किए, मतलब उनके वेट से भी हम चीजों को काउंट कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम एक एक करके काउंट नहीं करते हैं। जैसे एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल में हमें ये चेक करना है इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम वहां बैठ के एक एक मॉलिक्यूल को काउंट नहीं करेंगे, इतना अपने पास टाइम नहीं है, और इतने छोटे मॉलिक्यूल हम उनको देख ही नहीं सकते। तो हमारे पास दूसरा तरीका होता है, हम वेट से, उनके वजन से उनके नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहां पे किया, मान लो ये एक पानी की बोतल है, एक पानी की बोतल है, ठीक है। और ये मान लेते 1 लीटर की पानी की बोतल है, और ये जो पानी की बोतल है ना, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी होगी, वाटर के मॉलिक्यूल से। और आपको किसी ने बोला
कि भाई इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप फाइंड आउट कर दो, इस पानी की बोतल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो हम वहां बैठ के काउंटिंग करेंगे एक एक को। तरीका क्या है, टोटल का वजन देखेंगे, मान लेते हैं 1000 ग्राम है, इस पूरी बोतल का वजन 1000 ग्राम है, और एक मॉलिक्यूल का वजन हम चेक करेंगे और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस बोतल के अंदर, इस पानी के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है। हम काउंट करने नहीं बैठते हैं। समझ में आ रही बात? वजन से भी हम चीजों के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं। तो आज की क्लास में मैं आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वजन निकालने सिखाऊंगा। मे भी आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं होंगी, उसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो क्या क्या नहीं पता होगा, तो आप देखिए क्या क्या नहीं पता, आप बड़ी मजेदार चीजें सीखने वाले हो आज। तो देखो यार, आपने ना कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे, एटॉमिक मास सुना है क्या? एटॉमिक मास, कई बार लोग एटॉमिक मास बोलते हैं और कई बार इसको एटॉमिक वेट भी बोला जाता है। एटॉमिक वेट, आप कभी इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सेम ही चीज है। देखो फिजिक्स में अगर बात करते हो तो मास और वेट अलग अलग चीज होती है। मास होती है अमाउंट ऑफ मैटर, वेट होता है एक फोर्स। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में आते हैं, मास और वेट में कोई डिफरेंस हम नहीं लेते हैं। कुछ बुक एटॉमिक मास बोलेंगे, कुछ बुक एटॉमिक वेट बोलेंगी। तो आप एक ही चीज लेके चलना, मतलब कंफ्यूज मत होना, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट अलग होता है, इसका मतलब एक ही होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, इसके बारे में हम समझेंगे। देखो अलग अलग टाइप की चीजें हैं। एक एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है, एक मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, और एक आपका मोलर मास होता है। तो इन मास को समझ जाओ तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले इस चीज को हम समझेंगे, एटॉमिक मास क्या होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो मे भी आपको पता है क्या? एटॉमिक नंबर 2 है, इसका एटॉमिक मास 2 नहीं होता, तो इसका 2 होता है। अब ये 2 क्या 2 किलो, 2 ग्राम, या कुछ और? सुना है आपने कुछ? एक एएमयू एक चीज होती है, एएमयू। क्या है ये एएमयू? एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट? तो इसको समझेंगे, एएमयू क्या होता है, ठीक है, और एटॉमिक मास क्या होता है, क्या ये एक्चुअल वजन है क्या एटम का। तो आज इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं एटॉमिक मास को समझने के लिए। तो यार मान लीजिए हम 3-4 लोग हैं, एक आप हो गए, एक मैं हो गया, आप अपने किसी 2 और दोस्तों को ले लीजिए। तो हम चारों ने मिलके एक टाइम मशीन बनाई। हम 4 बंदों ने मिलकर एक टाइम मशीन बनाई, और उस टाइम मशीन की मदद से हम पास्ट में चले गए, बहुत पुराने टाइम पे। बहुत पुराने टाइम पे मतलब कितने पुराने टाइम पे? तो आप ये समझिए, उस टाइम पे आदमी का कोई नामो निशान नहीं है, आदमी नहीं है धरती पे, बस चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है। आप ये समझ सकते हो उस टाइम पे डायनासोर है, हम उस टाइम पे पहुंच चुके हैं, आदमी का नामो निशान नहीं है उस टाइम पे। तो हम उस टाइम पे पहुंच गए और अब जंगल में घूम रहे हैं हम चारों बंदे। कई दिन हो गए घूमते घूमते, सब थके हुए हैं, भूखे हैं। तो एक जो बंदा था हमारे ग्रुप में, तो बोलता है यार मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मेरा वजन बहुत कम हो गया है। तो दूसरा बोलता है कि यार मेरा तो तुझसे भी कम हो गया है। तो ऐसी बात चल रही थी, तो सभी ने ये बोला कि चलो देखते हैं सबसे भारी कौन, सबसे हल्का कौन। अब क्वेश्चन ये है कि यार हम जंगल में हैं, हमारे पास कोई उपकरण नहीं है, उपकरण मतलब कोई डिवाइस नहीं है जिसकी मदद से हम ये चेक कर सके कि कौन भारी है कौन हल्का है, वेट चेक कर सके। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना वेट्स है ना कोई मशीन है, आदमी है ही नहीं तो मशीन कहां से वेट। तो अब हमें ये चेक करना है कि हम चारों में से सबसे भारी कौन और सबसे हल्का कौन, और अगर भारी है तो कितना भारी है। क्या हम चेक कर सकते हैं? आप सोचिए, क्या हम चेक कर सकते हैं?
तो कुछ लोग बोलते हैं, जब मैं ये क्लास में क्वेश्चन पूछता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऐसा कीजिए, उठा के देख लीजिए, उठा के देखो, उससे यार थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाएगा कौन कितना किससे भारी है, उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए ये भारी है। और तो कई बार बच्चे ये भी बोलते हैं कि आप झाड़ मतलब पेड़ से लटक के देख लो आप, कि जिसमें डाली सबसे ज्यादा झुकेगी वो ज्यादा भारी होगा। हाँ, उससे थोड़ा आइडिया मिल जाए, लेकिन ये पता नहीं लगेगा कि कौन कितना भारी है, एक बंदा दूसरे से कितना भारी है, ये हमें नहीं पता चलेगा। एक तीसरा तरीका है, वो क्या तरीका है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, मे भी आपके दिमाग में आया भी हो। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पेड़ पौधे हैं तो हम एक खुद का अपना तराजू बना सकते हैं। तो ये पेड़ है, हमने रस्सी वस्सी की मदद से एक तराजू बनाया, इस तरफ मान लो एक बंदे को बिठाया, और हमने क्या किया, ये जो बंदा है इसको कंपेयर करने के लिए, इसके वजन को कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ स्टोन्स उठाए जो कि इक्वल वेट के हैं, मतलब दोनों, मतलब जितने भी स्टोन्स हैं हमारे सारे इक्वल वजन के हैं। हम वो कर सकते हैं, अगर हमारे पास तराजू है तो हम पत्थर को तोड़ वोड़ के एक जैसे वजन का बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो बंदा है इसका वजन किया स्टोन के साथ, कि भाई इसका वजन कितना आ रहा है। तो हमने देखा ये जो पहला बंदा है, तो हम यहां पे लिखते हैं वेट ऑफ पर्सन 1, इसको वेट ऑफ 1 मान लेता हूं, तो इसका वजन आ रहा है मान लो 6 टन के इक्वल। फिर दूसरे बंदे को बिठाया, वेट ऑफ 2, इसका मान लेते हैं 7 स्टोन्स, और ऐसे वेट ऑफ थर्ड, तीसरे पर्सन, तो इसका मान लेते हैं 8 स्टोन्स के इक्वल आया। ये मैं मान रहा हूं, ये कुछ भी आ सकता है। और उसके बाद वेट ऑफ फोर्थ, इसका मान लेते हैं 5 स्टोन्स के इक्वल। समझ में आ रही है बात? अब यहां से देखने से हमें यह आइडिया लग रहा है कि इन चारों बंदों में से सबसे भारी कौन, तीसरे वाला बंदा सबसे भारी है और चौथे वाला बंदा सबसे हल्का है। और हमें यह भी आइडिया लग रहा है कि ये इससे कितना भारी है ना, हमें आइडिया मिल रहा है कौन किस। अब ये पता लग रहा है ये दोनों इससे भारी हैं, लेकिन इन दोनों में भी कौन भारी है, ये सेकंड वाला ज्यादा भारी है। तो हमें यह भी आइडिया लग रहा है कौन किससे कितना भारी है। समझ में आ रही है बात? अब आप ये बताइए, ये जो वजन है, पहले बंदे का जो वजन आया 6 टन्स, क्या इस बंदे का असली वजन है क्या? असली वजन मतलब अगर मान लो हम वापिस आए इस दुनिया में और किसी ने हमसे पूछा, पहले वाले बंदे से पूछा कि भाई तेरा वजन कितना, अगर वो बोले 6, तो आदमी सोचे ये तो पागल है यार, 6 कैसे हो सकता है इसका वजन? क्योंकि हम तो ये समझते हैं ना कि वजन केजी में होता है, तो लोग सोचेंगे 6 किलो का बंदा कैसे हो सकता है। तो ये इसका एक्चुअल वजन नहीं है। एक्चुअल वजन मतलब जो केजी में है हमारे, जिसमें हम यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, वो इसका ये 6 वो उसका एक्चुअल वजन नहीं है। तो ये कैसा वजन है? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मास। रिलेटिव मास मतलब किसी चीज के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। ये किसी चीज के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है? स्टोन के रिस्पेक्ट में। तो ये कौन सा मास है भाई? तो ये जो मास है, ये जो वेट है, ये कैसा मास है? ये रिलेटिव मास है। रिलेटिव मास ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है? स्टोन। क्या ये बदल सकता है? यस, ये बदल सकता है। आप स्टोन की जगह कोई वुड ले लेते, मतलब लकड़ी का टुकड़ा लेते, तो हो सकता है ये वजन अलग आए। और अगर स्टोन्स का वेट मतलब स्टोन भारी ले लेते तो हो सकता है कम आता, स्टोन्स हल्के लेते तो ज्यादा स्टोन्स आते। तो रिलेटिव मास बदल जाता है इसके हिसाब से। इसको बोला जाता है रेफरेंस मास, जिसके हिसाब से आप मास को निकाल रहे हो। तो ये जो मास आया 6 स्टोन, ये कैसा मास है? ये रिलेटिव मास है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें अगर कंपेयर करना है तो रिलेटिव मास से भी हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, कौन भारी कौन हल्का। समझ में आई बात? कुछ समझ में आया? ये कौन सा मास है? रिलेटिव मास। अब जो ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास वो भी कुछ ऐसा ही है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये हीलियम का वजन
2mu नहीं होता है, ये मैंने गलती से लिख दिया यार, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका जो मोलर मास होता है वो 4mu होता है। ये जो mu है ये वैसे ही है जैसे स्टोन था। जैसे हम जो वजन निकाल रहे थे वो किस में निकाल रहे थे, स्टोन्स में निकाल रहे थे। तो हम एटम का जो वजन निकालते हैं वहां पे भी कोई रेफरेंस मास है और उसको हम एमयू बोल रहे हैं। समझ में आया एमयू क्या है? तो ये जो एटॉमिक मास होता है ना, ये एक्चुअल मास नहीं होता, ये रिलेटिव मास होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे है ना इस बंदे का, पहले वाले बंदे का एक्चुअल मास निकालना है, तो कैसे निकालूं? पहले वाले बंदे का एक्चुअल मास निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं? तो हम ऐसा करते हैं कि जब हम आ रहे हैं टाइम मशीन की मदद से, तो वो जो स्टोन था उसको अपने साथ लेके आ जाते हैं, और जब हम साथ में लेके आए तो हमने अपनी इस दुनिया में आके उस स्टोन का वजन चेक किया। तो एक स्टोन का वजन मान लेते हैं, 1 स्टोन का जो वजन है, 1 स्टोन, इसका जो वजन है मान लेते हैं 10 kg है। तो अब आप इसका वजन बता सकते हो, पहले वाले बंदे का असली वजन बता सकते हो। इसका वजन कितना हो गया? 60 kg। इसका वजन कितना हो गया? 70 kg। इसका वजन कितना हो गया? 80 kg। और इसका वजन कितना हो गया? 50 kg। तो क्या मैं रिलेटिव मास से एक्चुअल मास निकाल सकता हूं? यस, निकाल सकते हैं। बस हमें वो जो रेफरेंस मास है, वो जो स्टोन है, उसका पता होना चाहिए। अगर वो हमारे पास है तो हम एक्चुअल मास निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब एटम्स की दुनिया में चलते हैं। तो देखो, ये जो हम एटम्स के वजन लिखते हैं, ये जो एटॉमिक मास होता है, ये कुछ ऐसा ही होता है जैसा वो स्टोन वाला मास था। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो वो 14 mu होता है। तो ये कैसा मास है? इसका रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास है। अगर मुझे एक्चुअल मास निकालना है तो मुझे mu का पता होना चाहिए, ये mu क्या है। समझ में आ रही है बात? अब इस mu को समझते हैं। ये जो 1 mu होता है, 1 mu, इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। 1 mu की वैल्यू, mu को बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट, कई बार u से भी डिनोट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है इतनी। अगर मुझे एक नाइट्रोजन एटम का वजन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? नाइट्रोजन एटम का एक असली वजन चाहिए, एक्चुअल मास। एक्चुअल मास, एक्चुअल मास मतलब ग्राम में। तो एक्चुअल मास निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये कौन सा मास है इसका? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसा मास होता है? ये रिलेटिव मास होता है, ये रिलेटिव मास होता है। एक्चुअल मास कैसे निकालना है? mu की वैल्यू रख देनी है। जैसे स्टोन का वजन होता था उसको रख देंगे तो उस बंदे का एक्चुअल वजन आ जाएगा। इसी तरीके से mu की वैल्यू अगर आप रख देते हो तो उस एटम का असली वजन आ जाता है, मतलब ग्राम में आ जाता है। तो अब आप किसी भी एटम का एक्चुअल मास निकाल सकते हो, पक्का। आई होप आप निकाल पाओगे और आपको यह भी समझ में आया कि एटॉमिक मास क्या है। तो एटॉमिक मास के बारे में कुछ चीजें हमें लिखनी है। तो सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे? कुछ चीजें मैं बता देता हूं, लिख देता हूं आपके लिए। तो पहली चीज, इट इज रिलेटिव मास। ये रिलेटिव मास होता है। एटॉमिक मास बदल भी सकता है और बदलता आया है। एटॉमिक मास रिलेटिव मास है। हमारा जो रेफरेंस मास है, जिसके हिसाब से हम देख रहे हैं, यहां पे जो रेफरेंस मास है एटॉमिक मास, वो mu के हिसाब से चेक किया जाता है। अगर mu को आपने बदल दिया तो एटॉमिक मास भी बदल जाएगा। तो इट इज रिलेटिव मास, ठीक है। दूसरी चीज, एक्चुअल मास कैसे निकलेगा? एक्चुअल मास अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए? एटॉमिक मास लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे? जो रेफरेंस मास था उससे। क्या कहना चाहता हूं यार, उस बंदे का असली वजन चाहिए था मुझे, तो कैसे निकाला था? उस स्टोन वाला मास मतलब रिलेटिव मास, और उसको मल्टीप्लाई किया था एक स्टोन के मास से जो कि 10 था। तो इसी तरीके से अगर एक्चुअल मास निकालना है तो एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय वो जो mu है उसको बोला जाता है रेफरेंस मास। रेफरेंस मास, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक्चुअल मास आ जाएगा। एक्चुअल मास कभी नहीं बदलता, रिलेटिव मास बदल सकता है, एक्चुअल मास उतना ही रहता है। कुछ आ रहा है समझ में?
तो चलिए अब इस एम्यू को समझने की कोशिश करते हैं, ये एम्यू क्या चीज है और एम्यू आया कहां से। तो देखो यार, हमें है ना, जैसे हम इस बंदे का जो वेट था वो किससे चेक कर रहे थे, स्टोन से चेक कर रहे थे, ठीक है। अब मुझे बंदे का नहीं, अब मुझे एटम्स का वजन चेक करना है। एटम, यहां पे मुझे एक एटम रखना है। अब इस एटम का वजन चेक करना है, तो इस एटम का वजन अब मैं पत्थर के साथ तो कर ही नहीं सकता ना यार, एटम तो बहुत छोटा है, एटम तो बहुत छोटा है और पत्थर बहुत बड़ा है। तो एटम का वजन अगर मुझे देखना है तो उसके सामने मुझे क्या रखना पड़ेगा, कोई छोटी चीज ही रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो। एटम छोटा है तो उसके साथ जो रेफरेंस मास होगा वो भी छोटा होगा, तो यहां पे दूसरे एटम को रखा जाता है। कौन सा एटम, तो यार सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन से शुरुआत की, उससे काम अच्छे से बना नहीं, फिर ऑक्सीजन से बात चली तो ऑक्सीजन से भी इतने अच्छे से काम नहीं चला। अभी जो लेटेस्ट है, अभी जो लेटेस्ट है वो एम्यू है। तो एम्यू क्या है, तो एम्यू पहले समझते हैं। तो यहां पे एम्यू रखा जाता है। ये एम्यू क्या है यार, तो एक एम्यू जो होता है उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, कार्बन एटम का 12वां हिस्सा, मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन में भी C12, इसका जो 12वां हिस्सा होता है वो 1 एम्यू होता है। एक कार्बन एटम का जो 12वां हिस्सा होता है उसको हम 1 एम्यू डिफाइन करते हैं। तो ये जो 1 एम्यू है, ये जो 1 एम्यू है, ये आया कहां से, ये भी क्लियर हुआ आपको। जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम पूरा नहीं, उसका 12वां हिस्सा, उसको 1 हम एम्यू लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू देख लीजिए। एक कार्बन एटम का वजन होता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। डिवाइड करेंगे 12 से, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, एंड दिस इज योर 1 एम्यू। आई होप आपको एटॉमिक मास भी क्लियर हुआ होगा और एम्यू भी क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूं एम्यू का, हम उसी का अधिकतर यूज करेंगे। ये वाली वैल्यू याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर याद ना हो तो एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, उसका हम यूज करेंगे। चलिए शॉर्टकट देखते हैं 1 एम्यू का। तो 1 एम्यू क्या है, 1 एम्यू होता है मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और कार्बन एटम का जो 12वां हिस्सा होता है वो 1 एम्यू होता है। सही है, दिस इज योर 1 एम्यू। आपको मोल की डेफिनेशन याद है थोड़ी बहुत, मोल 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 कहां से आया था, तो हम बोलते थे 12 ग्राम कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं दैट इज 1 मोल। 1 मोल मतलब Na। तो 1 मोल कितना होता है, 12 ग्राम, और मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये हमने मोल में सीखा था कि मोल कैसे निकलते हैं। 12 ग्राम का सैंपल है, उसके अंदर एक कार्बन का एटम है। तो अब मुझे ये चाहिए, ये वाली चीज, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, इसको यहां पे भेजिए, इसको नीचे लेके आइए। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना हो गया, मास ऑफ 1 कार्बन एटम वो हुआ 12 डिवाइड बाय Na ग्राम। एक कार्बन एटम का वजन इतना होता है। अब इसको अगर यहां पे रखें तो 1 एम्यू की वैल्यू आएगी, तो 1 एम्यू, दूसरे पेन से यूज करता हूं, 1 एम्यू मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है, 12 ग्राम डिवाइड बाय Na, और ऊपर क्या है 12। हाँ, नहीं ऊपर नहीं है, नीचे है 12। ये तो एक कार्बन एटम का वजन आया और डिवाइड बाय करेंगे 12 से, तो कितना आया 1/Na ग्राम। यस, दिस इज 1 एम्यू, और इस शॉर्टकट को यूज करेंगे हम। वो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या समझाया मैंने, देखो मैं आपको ये समझाना चाहता था 1 एम्यू इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। आप इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्या लिख सकते हैं 1 एम्यू
अगर आपको याद नहीं होता तो आप 1 की जगह 1/Na ग्राम भी यूज कर सकते हो। और मैंने बोला हम साइंटिस्ट, हम केमिस्ट शॉर्टकट बहुत यूज करते हैं, तो इतना बड़ा मैं लिखना पसंद नहीं करता, मैं 1/Na लिखना पसंद करूंगा। जब भी मैं एक्चुअल मास निकालने जाऊंगा तो ऐसे करूंगा, ठीक है। अब आपको एक्चुअल मास निकालना सिखा रहा हूं। तो कोई एटम है, तो मान लेते हैं हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक मास किसी ने बोला 4 mu, और मुझसे पूछा एक हीलियम एटम का असली वजन बताओ। असली वजन मतलब एक्चुअल मास निकालना है, तो एक्चुअल मास कैसे निकालूंगा मैं? एक हीलियम एटम का एक्चुअल मास मतलब ग्राम में, तो 4 और 1 mu की वैल्यू कितने? 1/Na ग्राम। दिस इज योर एक्चुअल मास ऑफ हीलियम एटम। समझ में आ रही है बात? अच्छा, और अगर हम ऑक्सीजन का 16 mu होता है, अगर इसका मुझे एक्चुअल मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो एक्चुअल मास कितना हो? 16 इंटू 1/Na ग्राम। समझ में आ रही है बात? अब आप किसी भी एटम का वजन बता सकते हो, एक्चुअल वजन बता सकते हो ना भाई। कुछ नहीं करना, जो उसका एटॉमिक मास दिया जाएगा उसको Na से डिवाइड कर दो, तो आपका एक्चुअल मास आ जाता है, मतलब वजन आ जाता है ग्राम के अंदर। अब अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज है, जैसे एटॉमिक मास होता है, ऐसी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, कुछ बुक मॉलिक्यूलर मास बोलेंगी और कुछ बुक मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगी। मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यार, जैसे एटॉमिक मास नाम से पता लग रहा है किसका मास? एटम का मास। और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास। तो जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके मास को हम एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, उसके मास को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। और वो भी एक रिलेटिव मास है, उसको भी एमयू में ही फाइंड आउट करना होता है, या एमयू में ही होता है वो। जैसे किसी ने बोला कि मुझसे एक मॉलिक्यूल दिया H2O, इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास बताइए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? तो जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका 1 mu होता है, और जो ऑक्सीजन है इसका 16 mu होता है, तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो। यस, तो यहां पे एक हाइड्रोजन का 1 mu है, दो हाइड्रोजन है तो 2 into 1, और ऑक्सीजन का कितना है? 16, तो कितना हो गया? 18 mu। इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, यही क्वेश्चन C6H12O6 है। इसका आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है। मैं एटॉमिक मास बता देता हूं हर एक एटम का। कार्बन का होता है 12 mu, हाइड्रोजन का होता है 1 mu, और ऑक्सीजन का होता है 16 mu। आप 1 मिनट लीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं तब तक, ठीक है। तो इसका वजन जो आएगा कैसे निकालेंगे? 6 into 12 प्लस 12, 12 हाइड्रोजन के आइटम है, एक का 1 है, और 6 ऑक्सीजन के हैं, और प्लस 16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 180 mu आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपको किसी ने बोला Na2CO3.10:2 है, यह आपने देखा भी होगा क्लास 10th में। इस पूरे मॉलिक्यूल का वजन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें ये H2O भी लगे हुए हैं, और कितने H2O लगे हुए हैं? 10। तो मैं अगर आपको बताऊं, सोडियम का है वो 23 mu है, कार्बन का 12 mu है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं वो 16 mu है, और हाइड्रोजन का तो आप जानते हो 1 mu। तो आपको इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास बताना है, ट्राई कीजिए। तो सोडियम का 23 है, तो 2 into 23, आप अपने आप कीजिए, मैं अपना कर रहा हूं। 12, 3 into 16, और देखो इसका कैसे करेंगे। अब मैं इस पूरे का वजन एक साथ निकाल लेता हूं, और ये H2O कितने हैं? 10। तो मैं पूरे का एक साथ करूंगा, तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एक वाटर के मॉलिक्यूल का वजन है 18। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपने सुना भी होगा, है ना। एक वाटर के मॉलिक्यूल का 18 है, ये मुझे पता है, और 10 है, इसलिए 10 into 18। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाइड्रोजन कितने आइटम हो गए? 10 into 2, 20। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हो गए? 10। ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं।
ये 46, ये 12 और ये 16×3 = 48 और ये 180। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 48 और 12 50 60, ये 60 हुआ, ये 46 और प्लस 180, ये कितना हो गया, ये 106 हो गया, ये 180 और ये कितना हो गया 286 एमयू, इसका मोलिकुलर मास। तो आपको मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना आया, कुछ नहीं करना, एटॉमिक मास को ऐड करना है, जितने भी एटम्स है उसके हिसाब से उनके मास को ऐड करते हुए जाना है, आपका मोलिकुलर मास आ जाएगा। अगर आपको किसी एटम का तो मोलिकुलर एक्चुअल मास निकालना सिखा दिया, अब मैं आपको यह बोलना चाहता था कि अगर किसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास निकालना है वो कैसे निकलेगा, तो तरीका सेम है। एमयू की जगह एमयू की वैल्यू रख दो, 1 एमयू कितना होता है 1/Na ग्राम। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका एक्चुअल मास बता दो, तो एक्चुअल मास कैसे निकलेगा, तो एक्चुअल मास निकालना है, एक्चुअल मास कैसे निकलेगा 18 और एमयू की वैल्यू 18/Na ग्राम। ये एक वाटर के मॉलिक्यूल का वजन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, ठीक है। और ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसका एक मॉलिक्यूल का एक्चुअल वजन निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एक्चुअल मास निकाल रहा हूं मैं, एक्चुअल मास तो कैसे निकलेगा 180 1/Na ग्राम। क्लियर है। अगर मुझे ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसका मुझे एक्चुअल मास निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एक्चुअल मास इज इक्वल टू 286/1/Na ग्राम। तो अब आप एटम का भी एक्चुअल मास निकाल सकते हो, एक मॉलिक्यूल का भी एक्चुअल मास निकाल सकते हो। निकालना आया। अब मैं आपको लास्ट चीज सिखा के जा रहा हूं, लास्ट चीज है इस लेक्चर की। अगर हमें किसी चीज का वेट दिया जाए तो हम उससे उसके मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। तो मान लीजिए किसी ने बोला कि यार मेरे पास है ना एक पानी की बोतल है, एक पानी की बोतल है, और ये जो पानी की बोतल है इसमें पानी है, और पानी का वजन, बोतल का वजन, पानी का वजन वो 500 ग्राम है, ऐसा मान लिया। कितना वजन है 500 ग्राम, या यार नहीं, थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं, ये कैलकुलेशन करने में मुझे इजी जाएगी इसलिए मैं ये नहीं लेना चाहता। तो मान लेते हैं ग्लास ऑफ वाटर है, एक ग्लास का पानी है और इसके अंदर 36 या 360 ग्राम पानी है, ऐसा मान लिया मैंने। क्यों कर रहा हूं आपको समझेगा। 360 ग्राम पानी है, तो पानी है तो पानी के अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होंगे, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब आपको यह बताना है इसके अंदर कितने मोल हैं वाटर के मॉलिक्यूल के। समझा, समझा नहीं समझा। आपको यह बताना है इस ग्लास के अंदर कितने मोल है वाटर के मॉलिक्यूल्स के। समझा। अब चलो मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हमें कैसे सोचना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, हमने अभी तक एक ही फॉर्मूला देखा है, एक ही फॉर्मूला देखा है मोल का। वो कौन सा फॉर्मूला था, अगर आपको मोल्स निकालने तो अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए तो उसको अगर आप Na से डिवाइड कर देते तो आपके पास मोल आ जाते हैं। सही बात है। अगर आपको यह पता लग जाए कि इस 360 ग्राम पानी के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप यह फॉर्मूला लगा के मोल्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने, इसको फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट हो, तो ब्रिक वाला एग्जांपल याद है। टोटल का वजन हमें पता है, एक वाटर के मॉलिक्यूल का वजन हमें चेक करना है, और एक वाटर के मॉलिक्यूल का वजन निकालना मैंने आपको सिखाया। तो एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसका वजन कितना है, एमयू में मत बताइए, तो हम बोलेंगे 18/Na ग्राम। ये एक मॉलिक्यूल का वजन है। 18 ग्राम का एक वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता है, 1 ग्राम का भी नहीं होता है।
18 ग्राम अगर आप लिखोगे बहुत ज्यादा होता है, इतना बड़ा नहीं होता मॉलिक्यूल, उसका वजन होता है 18/Na ग्राम। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगा, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वो निकालने हैं मुझे, तो कैसे निकालूंगा, इसको यहां रखता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो टोटल वेट है, टोटल वेट कितना है 360 ग्राम, और उसको डिवाइड कर दूंगा एक वाटर के मॉलिक्यूल के वजन से 18, ऊपर आ जाएगा Na, ये कितना हुआ 18 दूनी 36, 20 Na। इतने आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दिए, लेकिन आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, मोल्स में पूछे जा रहे हैं। मतलब ऐसे हो गया ये 24 बनाना हो गए, ऐसे समझिए। लेकिन आपसे कोई बनाना कितने ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कितने डजन बनाना है। तो वो जो नंबर है 24, उसको आपको दर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अपन को मोल में कन्वर्ट करना है, मोल में बताना है। तो आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो 20 Na मतलब कितने मोल है, ये 20 मोल्स है ना। नहीं तो अपन फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। बिना फॉर्मूले की भी चीजें होती हैं, अगर आप लॉजिक अच्छे से रखते हो। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में एक मजेदार बात यह है कि फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर आपने फॉर्मूले रट लिए, फॉर्मूले तो बहुत कम होते हैं, फॉर्मूले रट लिए ना तो उससे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाते हो तो आप कितने से हार्ड क्वेश्चन कर सकते हो। लॉजिक लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। लॉजिक से सारी चीजें होंगी, आप देखना। पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो अपने पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आए, अब मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, किसके मोल्स निकाल रहे हैं, H2O के। तो हमें नंबर ऑफ H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स, उसके मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए, उसको Na से डिवाइड करेंगे। ये कितना है 20 इंटू Na और डिवाइड बाय Na, ये कट गया तो कितना आए 20 मोल्स। तो इस तरीके से हम चीजों के मोल्स फाइंड आउट करते हैं जब हमें उनका वेट दिया जाए। तो जैसे मेरी बॉडी के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, किसी दूसरी बॉडी के अंदर, ये ब्लैक बोर्ड जो सामने दिख रहा है इसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर बोल रहा हूं, इसके अंदर कितने एटम्स से मॉलिक्यूल्स होंगे, हम चीजों के अंदर कितने एटम और मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हमें एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वेट से भी हम एटम्स और मॉलिक्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वैसे ही करते हैं यार। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, आज की क्लास में मैंने सिखाया आपको कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है। अगर आपको एक्चुअल मास चाहिए तो एमयू की वैल्यू रखिए। 1 एमयू कितना होता है, तो 1 एमयू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम और 1/Na ग्राम। तो ज्यादा चीजें सिखाई नहीं है मैंने। पहला ये बताया एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव मास है, फिर रिलेटिव मास से एक्चुअल मास में कैसे आएंगे वो सिखाया, एमयू कहां से आया ये बताया, कार्बन एटम का 12वां हिस्सा, 3 चीज सिखाई। ठीक है, और चौथी चीज कि अगर हमें वेट दिया जाएगा उससे हम मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, और उसी के लिए हमें एक्चुअल मास चाहिए रहता है। तो ये एक तरीका है मोल्स को निकालने के, और तरीके हम सीखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।